हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी एएफएम की फ्री रिवीजन क्लासेस, जहां पर हम एएफएम कंपोनेंट से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें एएफएम कंपोनेंट के अंदर मोर देन 50% मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपके साथ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज इसी सीरीज में हम लोग मॉड्यूल ए चैप्टर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश बुक एंड द इम्प्रेस्ड सिस्टम, इन दो टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। राइट, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम और बहुत सारे ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं जो जेआईबी एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस लर्न व्हाट इज अ कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैश की सारी पेमेंट्स और कैश की सारी रिसीट्स। ओनली द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर देखा है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी की जाती हैं उनको सबसे पहले जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको लेजर अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि हम कैश की ट्रांजैक्शंस को अलग से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश ट्रांजैक्शंस को भी तो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बाद उसको कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो वो सिस्टम में क्या गड़बड़ है? तो मेन थिंग इज दैट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बिजनेसेस, ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपकी सेल्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेज ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे आपने गुड्स खरीदे हो, रॉ मटेरियल खरीदा हो, सैलरीज पे की हो या रेंट पे किया हो, या फिर आपने जो सेल्स की हैं वो सेल्स से आपने कैश को इकट्ठा किया हो। हर तरीके की ट्रांजैक्शन में कैश ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम जर्नल्स के अंदर ही कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते रहेंगे तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कैश की जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएंगी, और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर कोई मिस्टेक, कोई एरर हो जाता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि वो एरर किस ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ है। तो बेटर एक तरीका क्या होगा कि हम जर्नल्स के अंदर बाकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ सेल या परचेज हो रहा है, तो उसको हम एक अलग से कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लें, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। इसके अलावा अगर हम कैश बुक को मेंटेन करेंगे तो हमें दोबारा से लेजर अकाउंट अलग से कैश का मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी कैश बुक के अंदर हम सारी कैश ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड भी करेंगे, और यही कैश बुक हमारे लिए लेजर अकाउंट का भी काम करेगी। यानी कि इसी बुक के अंदर हमें कैश कितना बचा हुआ है, कितना कैश हमारे बैंक में है, कितना कैश हमारे इन हैंड है, ये सारी चीजें यहीं हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट, तो दिस इज वाई वी मेक अ सेपरेट कैश बुक इन ऑर्डर टू मेक आवर वर्क इजियर। राइट, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें जो कैश की रिसीट होती है, यानी कि जो कैश आपको मिला है, द इनकमिंग कैश, इट इज ऑल रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। और जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं कैश की, ऑल ऑफ देम दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये रूल तो आपको जरूर याद होगा कि कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में वट एवर कम्स इन इज डेबिटेड एंड वट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो भी आ रहा है, यानी कैश रिसीट्स आ रही हैं, तो वो कहां जाएंगे? डेबिट साइड पे। और जो कैश पेमेंट या आउट कैश जा रहा है, वट एवर इज गोइंग आउट, वो क्रेडिट हो जाता है। तो हर कैश बुक के अंदर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर डेबिट साइड और राइट साइड के ऊपर क्रेडिट साइड देखने को मिलती है, जहां पर आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शंस जब आप पहली बार रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे, और यही कैश बुक आपके लेजर की तरह भी एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज एन लेजर अकाउंट। यानी कि एक ओरिजिनल एंट्री की बुक भी है और लेजर अकाउंट भी है। ये जर्नल का काम भी कर रही है और ये लेजर अकाउंट का भी काम कर रही है। कैश के लिए हमें दो अलग अलग, एक अलग से लेजर अकाउंट और फिर जर्नल ट्रांजेक्शन्स में अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। it is a book of original entry as well as it is a ledger account of cash. Clear? All the transactions which are happening in cash, they are recorded in chronological manner. यानी कि जिस टाइम, जिस डेट पे ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसी ऑर्डर के अंदर इसको कैश बुक के अंदर एंटर किया जाता है। और ऑब्वियसली जब भी आप सेल करेंगे तो उसका इनवॉइस लगाया जाएगा, जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो उसका भी बिल या उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो यूज करके कैश बुक के अंदर एंट्री की जाएगी। क्लियर है? अब कैश बुक्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम एक साइड डेबिट साइड रखते हैं, एक साइड क्रेडिट साइड रखते हैं, दैट इज लेफ्ट साइड फॉर डेबिट एंड राइट साइड फॉर क्रेडिट। एंड हम इसमें सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम रखते हैं, अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होता है। अब बाकी कैश बुक्स जो दूसरी तरीके के होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां इस कैश बुक के अंदर जो एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। ऑल द रिसीट्स आर ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द पेमेंट्स दे आर ऑन द क्रेडिट साइड। ये तो हमें क्लियर हो गया। इसके अलावा दोनों तरफ डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा,
पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब हुआ कि अगर हमने कोई रिसीट ली है तो वो रिसीट हमने क्या दे करके वो कैश को रिसीव किया है। क्या हमने अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर कैश रिसीव किया है, यानी कि ओनर ने हमें कैश दिया है, राइट। तो अगर ओनर ने कैश दिया है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब भी कैश की रिसीट हो रही है यानी कैश डेबिट हो रहा है तो कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब भी कैश डेबिट होगा तो जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वट एवर द अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, उस अकाउंट को हम यहां लिख देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, हमने ओनर से 50,000 रुपए पैसा लिया तो हमने यहां पर उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलरली अगर हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है और कैश हमारा डेबिट होता है, तो कैश को हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में जब भी हम कैश को रिसीव करेंगे तो वट एवर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, उस अकाउंट को हम यहां पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स के अंदर, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर द क्रेडिट साइड, जब भी हम कैश को पे करेंगे तो कैश को जब क्रेडिट कर रहे हैं तो वट एवर इज बीइंग डेबिटेड उसको यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, या हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है, रेंट पे किया है, वेजेस पे की हैं, कमीशन दिया है, कोई भी खर्चा किया है हमने, कोई एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है, हमने लेट अस से फर्नीचर खरीद लिया, वी हैव परचेज फर्नीचर, और फर्नीचर को हमने 2500 रुपए में खरीदा है इन 2500 रुपीज, देन दैट मींस दैट वी आर पेइंग रुपीज 2500 फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको यहां लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वाउचर नंबर का एक कॉलम होता है। वाउचर नंबर इज बेसिकली द सीरियल नंबर ऑफ दैट बिल और इनवॉइस, जिसको यूज करके हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कल को डबल चेक करने में, एरर चेक करने में हमें आसानी हो। देन द लेजर फोलियो इज ऑल्सो देयर। लेजर फोलियो इज बेसिकली कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के लेजर अकाउंट में कब और किस पेज पर शो हो रही है, वो लेजर नंबर हम यहां लिख देते हैं। सिमिलरली अगर हमने फर्नीचर यहां पर 18th को परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट के अंदर भी हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा। तो फर्नीचर का जो लेजर अकाउंट है उसमें कौन सा लेजर फोलियो हमने पेज नंबर यूज किया है उसको हम यहां लिख देते हैं, राइट। सो दिस इज लेजर फोलियो, दैट इज द नंबर ऑफ पेज इन द लेजर अकाउंट which is being debited in this case एंड क्रेडिटेड इन दिस केस। क्योंकि यहां पर कैश डेबिट है तो कुछ दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो वो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कौन से पेज पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, यहां लिख दी। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो किस पेज पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई इन द डेबिटेड अकाउंट, उसको हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया। एंड फाइनली देयर इज अ सिंगल कॉलम फॉर कैश, राइट। अब दूसरी एक टाइप होती है डबल कॉलम कैश बुक की। यहां पर सब चीजें सेम है, वही डेट आएगी, वही डिस्क्रिप्शन यानी पर्टिकुलर्स आएंगे, वाउचर नंबर आएगा और आपका लेजर नंबर आएगा। इसके बाद हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैश का, एक डिस्काउंट का, या दूसरा एक कैश का और एक बैंक का, राइट। तो कैश एक हमारा इन हैंड हो सकता है, एक कैश हमारा बैंक के अंदर पड़ा हो सकता है, एक कैश पेमेंट्स में हम डिस्काउंट भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेमेंट करी है और वो पेमेंट मुझे 450 रुपीज़ करनी थी, लेकिन जिसको मैंने पेमेंट करी उसने मुझे लेट अस से 50 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दिया, और मुझे 450 पेमेंट करने की जगह सिर्फ मैंने 400 कैश पे किया। तो वो जो 50 रुपीज़ मैंने नहीं पे किए उसको मैं डिस्काउंट के अंदर रिकॉर्ड जरूर करूंगा, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से डबल कॉलम कैश बुक में या तो आपका डिस्काउंट और कैश का दो अकाउंट बनता है, दो कॉलम बनते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कैश या बैंक का अलग बनता है। इसके अलावा थर्ड जो कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक, इसके अंदर आप तीनों के अकाउंट बनाते हो। डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, कैश को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक में जो कैश है उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें सिर्फ बैंक से कैश का लेना देना हो रहा है तो उसको बैंक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें सिर्फ कैश आपका इन हैंड ट्रेड हो रहा है तो उसको कैश की जो कॉलम है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। बाकी एलिमेंट सारे सेम रहेंगे, आपको ये सिंपल चीजें याद रखनी है। अब इसको लेकर के एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करें तो हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। यहां पर दिसंबर 2022 के अंदर 1st, 4th, 6th, 8th, 10th, 15th दिसंबर को कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। 1st दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस जो है कैश के अंदर आया 3000 रुपीज हमारा इन हैंड कैश है, 1200 रुपीज हमारा बैंक के अंदर कैश है। इस तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को अगर कैश बुक के अंदर एंट्री करनी है वो कैसे होगी, इसको एक बार समझ लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस। ये हमारा वो है पूरा एग्जांपल, वो मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया है ताकि आपको बार बार डबल चेक ना करना पड़े। और इस तरीके से कैश बुक के अंदर एक 3 कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। कैसे पोस्टिंग होगी? सबसे पहले 1st दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड 3000 रुपीज है और बैंक के अंदर 1200 रुपीज है। तो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश ओपनिंग पीरियड में हमारे पास आता है। ये कैश कितना आ रहा है? कैश इन हैंड जो है वो 3000 है और बैंक के अंदर है 12,000 रुपीज। तो हम इसे लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। जो भी डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो टू दैट अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस से हमें मिल रहा है, तो यानी कि 3000 या 12,000 हमें ओपनिंग बैलेंस में मिल गया।
नेक्स्ट, 2 दिसंबर को अजय से हमने 500 रुपए कैश रिसीव किया है और 1500 रुपए का चेक रिसीव किया है। क्लियर? तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम दिसंबर 2 को रिकॉर्ड करेंगे टू अजय। अजय का अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश हमारे पास डेबिट हुआ तो अजय का अकाउंट वहां पर क्रेडिट होगा, राइट? तो अजय टू अजय लिखेंगे और उसके बाद वी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1500 एंड कैश ऑफ 500। लेकिन मैंने पूरा 2000 रुपीज यहां कैश के अंदर लिख दिया। कैश के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि अभी चेक मेरे पास आया है, उसको मैंने बैंक में डाला नहीं है। बैंक में जब मैं डिपॉजिट करूंगा तब मैं लिखूंगा कि ये जो बैंक बैलेंस है उसमें हमने 1500 रुपीज का इंक्रीज देखा है। तो इसका मतलब है हाउ आई विल शो इट टू दी कैश बुक। मैंने दिसंबर 2 को रिकॉर्ड किया दैट अजय से आई हैव रिसीव 2000 कैश, लेकिन यहां मैंने लिखा है नरेशन के अंदर दैट वी हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1500 एंड अ कैश ऑफ 500, राइट? नेक्स्ट, 4 दिसंबर को हमने अजय का चेक जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो मैं उसे कहां लिखूंगा? दिसंबर 4 बाई बैंक चेक फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इन बैंक। अब जो मैंने अजय से चेक लिया था वो मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, तो मैं यहां लिखूंगा कि कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया है 1500 रुपीज। क्रेडिट साइड में मैंने क्यों लिखा? ये इस चीज को समझिए, मैंने इनकमिंग हुई थी 2000 रुपीज कैश की, ऐसे रिकॉर्ड किया है। इस 2000 में से ये पूरा 2000 कैश था, मैंने 1500 रुपीज को बैंक के अंदर डाल दिया। तो ये जो 1500 बैंक में डाले, इसका मतलब ये जो कैश था, इस कैश में से मेरे 1500 की जो है कमी हो गई, यानी कैश इन हैंड जो है वो मेरा कम हो गया बाय 1500 और बैंक के अंदर वो कैश बढ़ गया। जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जब हम बैंक के अंदर अपना कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश को विथड्रॉ करके अपना इन हैंड बना लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा क्यों कहा जाता है? ताकि हम यहां उसको इस तरीके से यहां पर लिख सकें इन दी लेजर फोलियो दैट दिस वाज अ सी, दिस वाज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में किसी दूसरे लेजर अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं होगी। बाकी हर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। हम कैश को पे कर रहे हैं चाहे रिसीव कर रहे हैं तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जरूर होगा। लेकिन जब हम बैंक के अंदर से ही कैश विथड्रॉ या डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई दूसरा अकाउंट तो इंपैक्ट होगा नहीं, हमारा कैश ही इंपैक्ट हो रहा है। बैंक के अंदर कम हो रहा है, हमारा इन हैंड बढ़ जाएगा, या इन हैंड कम हो रहा है, बैंक के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये इन ट्रांजेक्शन को हम सी लिख करके यहाँ डिनोट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी किसी दूसरे अकाउंट को इंपैक्ट नहीं कर रही है। तो यहां मैंने क्या कहा कि बाई बैंक, मैंने बैंक के अंदर कैश को इंक्रीज कर दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा कि मेरा कैश जो है वो 1500 से क्रेडिट हो गया। कैश is credited by 1500 rupees and this 1500 credit is debited in the बैंक। ये जो बैंक के अंदर मैंने 1500 रुपए जमा करा दिए, दिस इज टू कैश, यानी कैश मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, जो यहां पर क्रेडिट एंट्री मैंने रिकॉर्ड की थी और उसको बैंक के अंदर मैंने डेबिट करा दिया। ठीक है, और यहां भी मैं क्या लिख दूंगा? सी। तो हर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन को एक साइड क्रेडिट और एक साइड डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर उसको मैंने यहां 1500 कैश के अंदर क्रेडिट किया है तो यहां बैंक के अंदर उसको 1500 में डेबिट कर दूंगा। तो समझ आया आपको? ये 2000 जो मैंने कैश लिया था, इस 2000 में से 1500 कम हो गया कैश, वो यहां पे रिकॉर्ड हो गया, और बैंक के अंदर 1500 बढ़ गया, वो यहां रिकॉर्ड हो गया। क्लियर? फिर फोर्थ को ही मैंने पेड टू नवजोत बाय चेक 450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 470। मैंने 4 दिसंबर को नवजोत को कुछ पे किया है, 450 रुपीज का चेक दिया मैंने नवजोत को, लेकिन मुझे देना कितना था? 470, यानी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 470 आई हैव गिवन 450, यानी मुझे 20 रुपीज का डिस्काउंट नवजोत जी ने दिया है। तो मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? आई विल रिकॉर्ड इट इन दी डिस्काउंट कॉलम इन दी ऑन December 4th। मैंने यहां रिकॉर्ड किया है बाई नवजोत, नवजोत अकाउंट्स इज बीइंग डेबिटेड हियर बाई नवजोत, पेमेंट ऑफ फुल रुपीज 470 इज हैपनिंग। 450 बैंक से यानी चेक से दिया, चेक से दिया मतलब बैंक से दिया, और दूसरा 20 रुपीज को मैंने डिस्काउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। क्योंकि मुझे नवजोत को तो दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे 470 रुपीज नवजोत को देने बनते थे, और वो 470 मैंने पूरे दे दिए हैं, हालांकि मैंने सिर्फ 450 रुपीज कैश दिया है और 20 रुपीज मुझे डिस्काउंट मिल गया था। क्लियर? 6th को मैंने कैश की सेल्स की है 6000 रुपीज की, तो कैश अगेन मेरे पास क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो मैंने कैश अकाउंट को दोबारा से जो है डेबिट कर दिया है, और यहां पर आएगा टू सेल्स, टू सेल्स, क्योंकि कैश सेल्स मेड हुई हैं और 6000 रुपीज की मैंने सेल्स यहां पर कर दी है। ठीक है, उसको मैंने कैश सेल्स की, इसलिए कैश में रिकॉर्ड कर दिया। 8th को मैंने परचेज किया गुड्स फ्रॉम अनिल एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 2000 रुपीज कैश, तो मैं December 8 को रिकॉर्ड करूंगा दैट परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड द कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 2000 रुपीज बिकॉज आई हैव पेड कैश 2000 रुपीज। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, तो 20,000 रुपीज मैंने यहां पर उसको पे कर दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, राइट? नेक्स्ट,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश, राइट। तो जब भी मैं कैश को बैंक में डिपॉजिट करता हूं, विथड्रॉ करता हूं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यानी कि आई हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक एट ₹5000। तो यहां पर मेरा कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा December 10 को दैट कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाई ₹5000। और सिमिलरली वो ट्रांजेक्शन यहां भी रिकॉर्ड होगी December 10 को, बैंक के अंदर पैसा ₹5000 जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा कैश जो है वो ₹5000 से क्रेडिट हो गया है। तो कैश अगेन क्रेडिटेड बाय 5000 एंड बैंक इज डेबिटेड बाय 5000। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय वाज डिसऑनर्ड। अजय से जो मैंने चेक लिया था, मैंने यहाँ पर ऊपर देखा ना ₹1500 का चेक जो है वो मैंने बैंक के अंदर डाला था, राइट। दिस वाज द ट्रांजैक्शन वेयर चेक फ्रॉम अजय वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट दिस चेक वाज डिसऑनर्ड। ये 1500 रुपीज की पेमेंट मुझे नहीं मिली, ये चेक बाउंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बैंक के अंदर 1500 रुपए तो मान लिए थे कि आ गए हैं, कैश डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन वो आए नहीं। सो मुझे दोबारा से ये जो 1500 है इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसे दोबारा से कम करना पड़ेगा, गो आउट दिखाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दैट बाय अजय कैश के रिसीव्ड वॉज डिसऑनर्ड, 1500 रुपीज जो है वो बैंक से दोबारा क्रेडिट हो गए और ये अजय के अकाउंट में दोबारा डेबिट हो गए, यानी कि 1500 रुपीज मुझे अजय से दोबारा वापस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड ₹30 टुवर्ड्स बैंक चार्जेस। बैंक ने अपने जो चार्जेस होते हैं, चाहे उनके SMS चार्जेस हों, जो भी चार्जेस हों, उन्होंने ₹30 मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर दिए। तो मैं उसको दिखाऊंगा यहाँ पर अगेन, बाई बैंक चार्जेस ₹30 नॉट 20, ₹30 बैंक से मेरे क्रेडिट हो गए हैं। और क्यों क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस हैं। क्लियर। सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो बैंक से हो रही हो, चाहे वो हमारे इन हैंड कैश से हो रही हो, इन दिस मैनर, राइट। सिमिलरली कैश की कितनी काइंड्स हो गई, यहाँ पर सिंगल कॉलम बुक हो गई जहां पर सारा कैश एक ही अमाउंट के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर डबल कॉलम, डबल कॉलम के अंदर या तो कैश या डिस्काउंट 2 कॉलम बना दो, या कैश या बैंक 2 कॉलम बना दो, ठीक है। एक होते ट्रिपल कॉलम जिसके अंदर कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों को हम लोग दिखा लेते हैं। एक और टाइप होती है कैश बुक की, दैट इज नोन एज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर दोस्तों हम बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हर कंपनी के अंदर ऑन अ डेली बेसिस देयर आर वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस हैपनिंग, जैसे पोस्टेज खरीद रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, टेलीग्राम्स हो रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर की जाती हैं। ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इनको एक अलग सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। इस पेटी कैश बुक को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट कैशियर, एक अलग से कैशियर अपॉइंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर, राइट। ये पेटी कैशियर सिर्फ इन छोटी ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए इन्वॉल्व रहता है। एंड दिस पेटी कैशियर इट पीरियोडिकली रिसीव्स कैश फ्रॉम द चीफ कैशियर। तो आपकी कंपनी में एक चीफ कैशियर होगा जो सारी कैश ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है, बड़ी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन को भी मॉनिटर करता है, और जो डेली बेसिस पे कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए चीफ कैशियर के अंडर ही एक पेटी कैशियर हम अपॉइंट कर देते हैं। चीफ कैशियर एक रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी इस पेटी कैशियर को देता रहेगा कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस यहां से मैनेज करके उसका रिकॉर्ड रखिए, राइट। और कैश रिसीव्ड अगेन डेबिट साइड पे, और जो कैश एक्सपेंड होगा वो क्रेडिट साइड के अंदर इसी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जितना भी आपका डेबिट साइड में सम है और जितना भी आपका क्रेडिट साइड में सम है वो दिखाएगा कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, और उसका बैलेंस जो है वो आपके पेटी कैशियर के पास बैलेंस बचा रहेगा। ज्यादातर जो पेटी कैश बुक होती है इसके अंदर जो डेबिट आता है, यानी कि जो इनकमिंग कैश होता है वो कहां से आता है, वो आता है चीफ कैशियर से, और जितना भी बाकी एक्सपेंडिचर होता है वो इस डेबिट वो क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे यूजुअली ऐसा होगा कि मैं हर मंथ की बिगिनिंग में पेटी कैशियर को लेटर से 10,000 रुपीज दे दूंगा कि तुम अपने जो मंथ के एक्सपेंडिचर्स हैं छोटे छोटे इस 10,000 रुपीज से मैनेज करो, और वो पूरे महीने में जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो उस 10,000 में से काटता जाएगा, वो क्रेडिट में दिखाता जाएगा। किसी को 500, किसी को 600, कभी 1000, कभी 1500 रुपए उसने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ वो जो पेटी कैशियर है वो दिखाएगा कि आपने 10,000 दिए थे, इसमें से सिर्फ 2,000 बचे हैं, बाकी जो 8,000 रुपए थे वो यहाँ खर्च हो गए, वो आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा। और फिर मैं उसके बाद दोबारा से उसको 8,000 रुपीज और दे दूंगा ताकि दोबारा से फॉर द नेक्स्ट मंथ उसके पास कितना अमाउंट बच जाए, 10,000 रुपीज, और वो दोबारा से अपनी जो ट्रांजेक्शन है उनको मैनेज करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी पेटी कैश बुक बनती है जहां पर हम एक साइड आपकी रिसीट रिकॉर्ड करते हैं, रिसीट का सोर्स तो एक ही है और वो कौन है, चीफ कैशियर। और ये चीफ कैशियर आपको मान लीजिए 5,000 रुपए दे देता है 1 अगस्त को मंथ की बिगिनिंग में,
और उसके बाद में सारी एक्सपेंडिचर्स 4th 8th 10th अगस्त को जो हो रही हैं वो अलग अलग कॉलम्स बना करके, हर एक्सपेंडिचर का कॉलम बना करके उसके अंदर रिकॉर्ड कर देता हूँ। और फिर जो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसके बाद कितना मेरा बैलेंस बचा वो मैं बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा कि 4000 मेरे पास बैलेंस बचा है, और ये 4000 का बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और उसको बढ़ाने के लिए 1000 रुपए और चीफ कैशियर दे देगा कि ठीक है तुम्हारा 5000 का दोबारा से हम बैलेंस बना देते हैं, राइट। दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। Here we give a certain amount of money to the petty cashier for a particular period and this certain amount of money is known as impressed amount। यानी कि अगर जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि 10,000 रुपए आपके कैश बुक में पेटी कैशियर के पास बने रहने चाहिए मंथ के बिगिनिंग में, तो वो 10,000 रुपए क्या हो गया, इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो उस इम्प्रेस्ड अमाउंट को एट द एंड ऑफ द मंथ में दोबारा से रिस्टोर कर दूंगा, राइट। सो एट द एंड ऑफ द पीरियड जितने एक्सपेंसेस हुए वो सारे एक्सपेंसेस वेरीफाई कर लिए जाएंगे और चीफ कैशियर जो है वो देखेगा कि हाँ जितना एक्सपेंडिचर हुआ सही हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, सारा बैलेंसेस सही है, और उसके बाद वो दोबारा से जितना बैलेंस अमाउंट है वो पेटी कैशियर को देकर के इम्प्रेस्ड अमाउंट दोबारा से रिस्टोर कर देगा। यानी कि जो उसको 10,000 या 50,000 रुपए दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो भी चाहिए अमाउंट वो उसको दोबारा से दे देगा, राइट। तो ये जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है इसको हम क्यों फॉलो करते हैं, देखिए इसके एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि सारी स्मॉल और इमीडिएट एक्सपेंसेस को मैनेज करने में आसानी होती है। बहुत छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको रिकॉर्ड और इनकी एक्यूरेसी को देखने के लिए आपका अलग से सिरदर्द नहीं होता, इसके लिए आपने एक अलग से सिस्टम बना करके रखा हुआ है और पेटी कैशियर उसको चेक करता है, ठीक है। इसके वजह से आपकी जो डिफैल्केशन है वो मिनिमाइज होती है, यानी कि एम्बेजलमेंट, फ्रॉड करना ये मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस अगर आप ओवर एक्सपेंस करेंगे तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेटी कैशियर को अब मैं मॉनिटर कर रहा हूं और पेटी कैशियर को डेली बेसिस के ऊपर अपना अकाउंट जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द मंथ वो मेरे पास अपना अकाउंट लेकर आएगा और मुझे अपनी पेटी कैश बुक दिखाएगा और मुझे कहेगा कि देखिए मैंने यहाँ एक्सपेंडिचर किया है, ये उसकी इनवॉइस है या उसका बिल है, और वो सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने खर्चा सही किया है, तो इतना अमाउंट और तुम ले लो और अपना खर्चा जो है वो रिस्टोर कर लो, अपना पेटी इंप्रेस्ड अमाउंट जो है वो रिस्टोर कर लो, राइट। सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा हम अप टू डेट अकाउंट्स यहाँ पर देख पाते हैं, क्योंकि अगर हम हर डेली बेसिस पे अगर जो अकाउंट बुक्स हैं वो मेंटेन हो रही हैं, अप टू डेट हो रही हैं, तो उसके अंदर फ्रॉड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ रिकॉर्ड की जा रही हैं तो वहां पर एम्बेजलमेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द इम्प्रेस सिस्टम, राइट। अब इसको अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, तब मुझे पता चलेगा कि आपको सिस्टम क्लियर हुआ या नहीं। 4 स्टेटमेंट्स आई हैव गिवन यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक इज यूज्ड टू मैनेज पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चे को मेंटेन करने के लिए हम इम्प्रेस सिस्टम को यूज करते हैं। द इम्प्रेस्ड अमाउंट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर ऑल एक्सपेंसेस, कि जितना इम्प्रेस्ड अमाउंट हम पेटी कैशियर को देते हैं वो सारा जो कैश आपके पास है फॉर ऑल द एक्सपेंसेस वो आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाता है। रिप्लेनिशिंग द पेटी कैश फंड इन द इम्प्रेस सिस्टम इज डन ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो आपको पेटी कैशियर को देने होते हैं। पेटी कैशियर का जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो हर दिन जाकर के रिस्टोर हो जाता है दोबारा से, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट, चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट एंड मिस अप्रोप्रिएशन आर हाई इन द इम्प्रेस सिस्टम। एम्बेजलमेंट करने का, फ्रॉड करने का या अपना कैश निकालने का कंपनी से गलत तरीके से, वो चांसेस बढ़ जाते हैं इम्प्रेस सिस्टम के अंदर। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1, 2 और 4, ओनली 1, 2, 3, 4 या 2 एंड 4 ओनली, ये कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स होगी, इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट आई नो दैट यू हैव गॉटन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम एंड द कैश बुक। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विथ यू माय फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको होमवर्क के लिए दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हमारी एक जो कलेक्शन है ऑफ 400 क्वेश्चंस ऑफ द एफएम कंपोनेंट, इसके अंदर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो बुक है आप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेकआउट करोगे आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इस बुक को डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस एफएम कंपोनेंट की बढ़ा सकते हो, अच्छी कर सकते हो। सिमिलरली इफ यू वांट 1-on-1 स्ट्रेटजी फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन, किस तरीके का समय, किस तरीके के सोर्सेस, किस तरीके की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम, तो उसके लिए भी आप एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन बुक कर सकते हैं और वो सेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, right? So please join our channel, please be consistent with our channel and our videos। और मेरी पूरी आपको गारंटी है कि at the end of this particular period आप जब जैव एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज बेस लेकर रख के आप वहां पर बैठेंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप करके आ पाएंगे, राइट। सो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।